एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली रेड ड्रेस वाली लेडी को सैंग के पीछे जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उस लेडी का हाथ पकड़ता है तो ली को बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है और वो लेडी ली की बॉडी के अंदर अपना हाथ डाल के चेक करती है और देखती है कि उसके टच करने से ली को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से वो भी काफ़ी खुश होने लगती है और ली को वहीं पर बेहोश छोड़कर सैंग के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ जुंगियो कैफे में अपनी बहन की दोस्त गोयल का वेट कर रही थी। तभी एक आदमी उस पर कॉफ़ी गिरा देता है, जो कि असल में वही नर्स था जो कि उस रेड ड्रेस वाली लेडी का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा था। उस वक्त जुंगियो उसे नहीं पहचान पाती, पर वो आदमी उसको पहचान लेता है और उसे पता था कि जुंगियो किसकी बहन है। इतने में गोयल भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जुंगियो से अकेले में उसकी बहन के बारे में बात करता है कि वो उसे कितना मिस करता है और उसी की विश पूरी करने के लिए उसने उसको वो शूज़ भी गिफ्ट करे थे। अब जब जुंगियो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उससे बात करती रहे, वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही याद करे और बुरी चीज़ों को इग्नोर करे। दूसरी तरफ सैंग अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जो कि पहले उस हॉस्पिटल में काम किया करता था जहाँ पर उस लड़की को एडमिट किया गया था, पर उससे सैंग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिससे वो वहाँ से निकल जाता है। पार्किंग में उसका पैनिक कार के नीचे गिर जाता है और जैसे ही सैंग उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो रेड ड्रेस वाली लेडी सैंग को अंदर ही खींच लेती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम ली को देखते हैं, जो कि अब तक बेहोश पड़ा हुआ था। तभी जुंगियो वहाँ पर आती है, जो कि उसे होश में लाती है। ली उठकर उसे जल्दी से सैंग को कॉल करके उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। तभी सैंग खुद जुंगियो को फ़ोन करता है और बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर असल में वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था और उसके हाथ की चोट भी अपने आप ही सही हो जाती है। इसके बाद ली और जुंगियो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर वोन से छुपकर मिलने के लिए वहाँ का फायर अलार्म बजा देते हैं, जिससे कि वहाँ पर लोग घबराकर भागने लग जाते हैं और जुंगियो छुपके से डॉक्टर वोन के पास चली जाती है। वो यहाँ पर ली को टच करके बताती है कि ली की स्पिरिट अब भी उसकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि वो दरवाज़ों और दीवारों के आर पर नहीं जा सकता। वो उसे ये भी बोलती है कि अगर उसने उस रेड ड्रेस वाली लेडी को देखा है तो उसे उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में ही थी, और जैसे ही वो नर्स उस लेडी के शरीर को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उस लेडी की बचपन की स्पिरिट उस नर्स पर चिल्लाती है और उसे बोलती है कि अगर बिना पूछे उसने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगी। अब हम वापस से जुंगियो और ली को देखते हैं, जो डॉक्टर वोन को बताते हैं कि वो रेड ड्रेस वाली लेडी लोगों को हेलुसिनेट करके उनके मन में सुसाइडल थॉट्स लाकर उनको मार डालती है और ये काम वो सिर्फ रात को 1 बजे ही करती है, जिसके बाद वो अचानक ही गायब हो जाती है। इस पर डॉक्टर वोन बताती है कि वो लेडी ज़रूर रात को ही मर्डर्स करने के बाद 1 बजे अपनी बॉडी में जाती होगी और अगर उन्हें उसके बारे में और कुछ भी जानना है तो उन्हें पहले उस लेडी के शरीर को ढूंढना होगा। ये जानकर जुंगियो और ली वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सैंग को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जिसने कि 12 साल पहले उस लड़की को क्राइम सीन पर ढूंढा होता है और वो सैंग को मिलने के लिए एक एड्रेस पर बुलाता है, जिसका पता सैंग अपनी डायरी के एक पेज पर लिखकर चला जाता है और ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। दूसरी तरफ ली जुंगियो जब घर पहुंचते हैं तो सैंग को वहाँ पर ना देखकर वो उसे ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा था और उसकी जान को खतरा था। तभी ली को सैंग की डायरी में वो एड्रेस मिल जाता है, जिससे कि ये लोग भी उस कैफे के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर सैंग गया हुआ था, पर उनके जाने तक सैंग उस पुलिस ऑफिसर के साथ कहीं और ही निकल गया था, जिस वजह से ली अब जुंगियो को उस पुलिस ऑफिसर के घर का पता लगाने के लिए कहता है और इसमें जुंगियो की मदद करती है डॉक्टर वुन, जो कि किसी तरीके से पार्क को उस पुलिस ऑफिसर का डेटा निकालने के लिए मना लेती है। और जब उसे पता चलता है कि जुंगियो भी इन सब में इन्वॉल्व है तो वो खुद उससे मिलता है और उसे बताता है कि जिस पुलिस ऑफिसर को वो ढूंढ रहे हैं वो सुसाइड करके बहुत सालों पहले ही मर चुका है, यानी कि सैंग जिसके साथ था वो असल में रेड ड्रेस वाली लेडी थी, जो कि सैंग को अपने हेलुसिनेशन में फंसा रही थी। और अब सैंग को भी पता चल जाता है कि वो जिस पुलिस ऑफिसर के साथ है वो असल में एक घोस्ट है, पर अब वो ऑफिसर सैंग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इधर जुंगियो को पता चलता है कि उस ऑफिसर की मौत एक हॉस्पिटल में हुई थी, इसीलिए ली जुंगियो को हॉस्पिटल में जाकर सैंग को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि वो लेडी सिर्फ सैंग को हॉस्पिटल के अंदर ही हेलुसिनेट कर सकती थी और उसे किसी गलती की वजह से आत्महत्या करवा सकती थी, और वो पास में की हुई गलती क्या थी हमें आगे पता चलेगा। जुंगियो और पार्क अब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर उसके एंट्रेंस को सील कर दिया गया था, जिस वजह से पार्क और जुंगियो उसे खोलने में लग जाते हैं। इतने में ली एक टूटी खिड़की से अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि सैंग छत से लटकर आत्महत्या करने वाला था और वो रेड ड्रेस वाली लेडी भी वहीं पर थी, जो कि सैंग को ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही थी। पर किसी तरह ली उस लेडी का ध्यान भटका देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर भले ही उसको तकलीफ क्यों ना हो रही हो, पर फिर भी वो लेडी बहुत ज्यादा चालाक थी और वो ली को उसकी मॉम की डेथ दिखाने में लग जाती है, जिससे कि ली काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तभी सही वक्त पर जुंगियो और पार्क आ जाते हैं, जिससे कि पार्क सैंग को बचा लेता है और उस वक्त रात के 1 बजे का टाइम हो रहा था, जिस वजह से रेड ड्रेस वाली लेडी को वहाँ से जाना पड़ता है और वो लोग सैंग को बचा लेते हैं।
इस इंसिडेंट के बाद से पार्क को पता चल जाता है कि जुंगयो की कुछ बातें सही थी और वो जरूर किसी खतरे में भी है, इसीलिए वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब ली के कहने पर जुंगयो उसे एक मेमोरी बॉक्स देती है जिसमें मैनेजर की कार एक्सीडेंट वाली वीडियो थी। इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ उस नर्स को भी देख पाते हैं जिसके पास एक पॉकेट डायरी थी और उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था जो कि ली और जुंगयो के बीच हो रहा था। इसका मतलब ये था कि वो नर्स कॉमा में पड़ी हुई रेड ड्रेस वाली लेडी से कम्युनिकेट कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली जुंगयो की मदद से अपनी लॉयर को एक मेल करता है जिसमें वो आज से 12 साल पहले हुए फादर डॉटर सुसाइड केस की डिटेल मांगता है ताकि वो पता लगा सके कि अब वो रेड ड्रेस वाली लेडी कहाँ रहती है और किस हालत में है। आगे हम देखते हैं कि जब सांग को होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर वोन होती है, जहाँ जुंगयो ली के कहने पर सांग से पूछती है कि आखिर कल उस रेड ड्रेस लेडी ने सांग को क्या दिखाया था जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने चला गया। पर सांग को एक भी बात याद नहीं थी, तो जुंगयो उसे समझाती है कि उसे अब और भी अलर्ट रहना होगा और सिर्फ अच्छी चीजें ही सुननी होंगी। तभी जुंगयो को एकदम से याद आता है कि ये बात ही उसे अपनी बहन की बॉयफ्रेंड गोयल ने कही थी। उसी वक्त उनके पास लॉयर का ईमेल भी आता है और वो ली को मिलने उसके ऑफिस बुलाती है, पर ली तो उससे मिल ही नहीं सकता था। वो जुंगयो को लॉयर से मिलने के लिए भेजता है, जहाँ लॉयर जुंगयो को एक एनवेलप देती है और ली के बारे में पूछती है कि वो सेफ है या फिर नहीं। तो जुंगयो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। अब वो रास्ते में यही सोच रही थी कि आखिर सभी लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, जैसे कि सांग की जान इतनी मुश्किल से बची थी, फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहता था और उसने क्विट नहीं किया। उसी तरह पार्क जिसे जुंगयो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर फिर भी वो उसके साथ था। यही सब सोचते हुए जुंगयो भी जानना चाहती थी कि अगर इन सब के पास ये रीजन थे तो आखिर उस रेड ड्रेस वाली लेडी का क्या रीजन है जो कि वो सबको मारना चाहती थी। अभी लोग घर पहुंचकर साथ में उस एनवेलप को खोलते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि असल में उस रेड ड्रेस वाली लेडी का नाम सुनवू है, जो कि अब भी जिंदा है और कोमा में है। पर ये सुनकर वो सभी लोग काफी शौक रह जाते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो उसकी सोल इस तरह से बाहर कैसे घूम सकती है। तब डॉक्टर वुन इन सभी को फेच के बारे में बताती है, यानी कि जब वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से आत्महत्या करने के लिए कूदी तब वो कोमा में थी और उसकी सोल इधर उधर घूम रही थी। पर इसके साथ साथ उनमें ये बात भी क्लियर होती है कि सुनवू की सोल ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे 1 बजने पर अपनी बॉडी में वापस आना होता है, तो वो अपनी बॉडी के आसपास के एरिया में ही रहती थी। इसीलिए वो लोग अपने एरिया का मैप देखते और डिसाइड करते हैं कि वो अपने एरिया के हर हॉस्पिटल में कोमा पेशेंट को चेक करेंगे, जहाँ पर जुंगयो पार्क की हेल्प लेती है। और अब पार्क को भी जुंगयो पर बिल्कुल भरोसा हो चुका था, क्योंकि उसने मैनेजर के एक्सीडेंट वाली वीडियो देख ली थी जिसमें सुनवू का घोस्ट था। पार्क अब उस हॉस्पिटल का पता भी लगा लेता है जिसके अंदर सुनवू पेशेंट थी, और वो सभी लोग मिलकर उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पार्क रिसेप्शनिस्ट से सुनवू की डिटेल्स लेने की कोशिश करता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से ली वहाँ पर आकर चुपके से कंप्यूटर में सुनवू का रूम नंबर देख लेता है। और अभी सभी लोग मिलकर सुनवू के रूम में जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो उस रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर ये लोग काफी शौक रह जाते हैं, क्योंकि उस रूम में सुनवू थी ही नहीं और उसके बदले वहाँ पर कोई और कोमा पेशेंट थी। ये देखकर वो लोग काफी डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो चुकी थी। पर तभी जुंगयो को सुनवू की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जहाँ वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि एक घोस्ट उसे नहीं मार सकता और सिर्फ वही एक लड़की है जो कि उसे मार सकती है। ये सुनकर जुंगयो के कानों में काफी देर दर्द होने लग जाता है, तो ली उसके कानों से ईयर स्टैंड निकाल लेता है। घर जाने पर ली जुंगयो से पूछता है कि आखिर उसने हॉस्पिटल में क्या सुना था, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने लग जाती हैं और उन्हीं में से एक फॉर्म पर जुंगयो को उस आदमी का फोटो दिखता है जिसे वो कैफे के अंदर टकरा गई थी। अब उन्हें पता चलता है कि असल में वो आदमी सुनवो का प्राइवेट नर्स था, जो कि सुनवो का 25 सालों से ध्यान रख रहा था, और उसका नाम था जियोन। दूसरी तरफ डॉक्टर वुन को भी इस केस को लेकर नींद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि एक स्पिरिट जो कि इतनी पावरफुल है वो लोग उसे नॉर्मल तरीके से नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो एक्सॉर्सिज्म की कुछ बुक्स पढ़ती है और उसे एक एनवेलप में एक औरत का फोटो मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर हम नर्स जियोन को देखते हैं, जो कि सुनवो की बॉडी से बातें कर रहा था कि उसने सही टाइम पर सुनवो को शिफ्ट कर दिया, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। तभी वो एक दवाई सुनवो को इंजेक्ट करने के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, पर सुनवो की स्पिरिट उसे ऐसा करने से रोक देती है और दवाइयों को फेंकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जियोन उसे मारने के लिए ऐसा कर रहा है। जियोन अब वॉशरूम जाता है, जहाँ पर उसके पीछे सुनवो भी आ जाती है। वो जियोन को यहाँ पर मारने की कोशिश करती है, जिस पर वो बताता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जा रही है और थोड़ी ही दिनों में उसकी बॉडी उसकी सोल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए जियोन उसके लिए नई बॉडी ढूंढ रहा है, जो कि असल में जुंगयो की थी। पर यह बात सुनकर सुनवो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो किसी वीक बॉडी में नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वो जियोन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। और ये सारी चीज़ें वहीं पर वॉशरूम में छुपकर एक पेशेंट अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि पार्क अपने सीनियर को जियोन का पता लगाने के बारे में बताता है,
क्योंकि सारे केसेस सुनवू से जुड़े हुए थे और सुनवू को जियोन ने गायब कर दिया था। पर सीनियर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे फायर करने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब पार्क अपने साथ काम करने वाले डिटेक्टिव को भी वो एक्सीडेंट वाली वीडियो दिखाता है और उसे देखकर डिटेक्टिव पार्क को समझाता है कि उन्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल से डील करते हैं, ना कि घोस्ट से। इसीलिए अब ये खबर वो डॉक्टर वुन को भी दे देता है कि अब वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब ली और जुंगे वापस से ली की लॉयर को मेल करते हैं और जियोन का पता लगाने के लिए कहते हैं, जिससे कि लॉयर एक रिपोर्टर से मिलती है और उसे एक ऐसी न्यूज़ लिखने के लिए कहती है जिसमें वो रिपोर्टर एक किडनैपर नर्स के बारे में लिखे और उसे ढूंढने पर रिवॉर्ड भी रखे, जिससे वो रिपोर्टर पहले तो मना कर देता है, पर जब लॉयर उसे ली का नाम बताती है तो वो मान जाता है और न्यूज़ ऑनलाइन अपलोड कर देता है। दूसरी तरफ जुंग्यो ली से पूछती है कि अगर उन्हें सुनवू मिल भी गई तो उसकी बॉडी का क्या करेंगे। ली उसे समझाता है कि उसे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और वो खुद कुछ ना कुछ कर लेगा। अब डॉक्टर वुन ली और जुंग्यो को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो जुंग्यो को दूर भेजकर ली को चुपके से एक स्पिरिट के बारे में बताती है जो कि उनकी इस केस में मदद कर सकती थी। पर वो स्पिरिट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि डॉक्टर वुन नहीं चाहती थी कि जुंग्यो उसके सामने जाए, पर इधर जुंग्यो अकेले ली को नहीं जाने दे सकती थी, जिस वजह से वो सांग को फोन करके कहती है कि वो डॉक्टर वुन के बारे में पता लगाए कि उसके पास ये पावर्स कब से हैं। इसीलिए अब सैंग एक शमन से मिलने के लिए जाता है और वो शमन सैंग की बचपन की दोस्त थी, जो कि उसे डॉक्टर वुन के बारे में सब कुछ बता देती है कि असल में जब वो 15 साल की थी तो उसे एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था और उस स्पिरिट के उसकी बॉडी से बाहर आने के बाद से ही डॉक्टर वुन की स्पिरिट्स को देखने की आधी पावर चली गई थी। आगे हम देखते हैं कि ली डॉक्टर वुन के बताए हुए एड्रेस पर चला जाता है, जो कि एक टनल थी। वहाँ पर ली को एक आदमी का घोस्ट मिलता है जो कि ली से बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से जुंग्यो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ वो उस आदमी से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसने बॉडी से बाहर निकली हुई स्पिरिट को कैसे मारा था। पर वो आदमी जुंग्यो को इसका जवाब देने के बजाय ये कहता है कि जुंग्यो स्पिरिट को देख और सुन सकती है, यानी कि उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है किसी भी स्पिरिट को पोजेस करने के लिए। इसीलिए वो जुंग्यो पर हमला कर देता है और ली को साइड में गिरा देता है। अब जब वो यहाँ पर जुंग्यो को गला दबा रहा था तभी ली उस घोस्ट को बताता है कि वो डॉक्टर वुन के कहने पर यहाँ पर आए हैं। ये सुनते ही उस आदमी की स्पिरिट के अंदर से डॉक्टर वुन की मॉम बाहर आ जाती है और वो ली को बताती है कि वो लोग कभी भी उस स्पिरिट को मार नहीं सकते और ना ही हरा सकते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ एक जिंदा इंसान ही कर सकता है। इस पर जुंग्यो उनसे पूछती है कि उनकी हालत कैसे हुई, तो डॉक्टर वुन की मॉम बताती है कि सुनवू जैसे स्पिरिट को मारने के लिए उन्हें उसी वेपन का यूज़ करना होगा जिससे कि सुनवू ने किसी को मारा हो, और ये काम उन्हें तभी करना होगा जब सुनवू की स्पिरिट उसकी खुद की बॉडी में हो। फिर वो बताती है कि जब डॉक्टर वुन छोटी थी तब उस पर भी उस आदमी की स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था और उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना सैक्रिफाइस कर दिया और उनका अब ये हाल हो गया। इसीलिए उस आदमी की स्पिरिट वो उनकी मॉम के अंदर थी। ये सब जानने के बाद जुंग्यो और ली वहाँ से जाने लगते हैं तो वो घोस्ट वापस से जुंग्यो पर हमला कर देता है, पर तभी डॉक्टर वुन वहाँ पर आ जाती है और वो किसी तरह उस घोस्ट को घायल करके ली और जुंग्यो को बचा लेती है। फिर ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। घर पहुँचने पर ली और जुंग्यो में बहस हो जाती है कि उन दोनों में से सुनवू को मारने के लिए कौन जाएगा। यहाँ जुंग्यो ली को समझाने की कोशिश करती है कि ली एक घोस्ट है तो वो सुनवू को नहीं मार पाएगा, इसीलिए जुंग्यो वहाँ पर जाएगी क्योंकि उसे अपनी बहन का बदला भी लेना था। पर ली इस बात पर उस पर काफ़ी चिल्लाता है कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, जो सुनकर जुंग्यो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपना फ़ोन भी बंद कर देती है। अब ये सभी लोगों से फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, तभी ली लैपटॉप में एक न्यूज़ देखता है कि किसी ने हॉस्पिटल में एक नर्स को अजीब बिहेव करते और खुद से बात करते हुए देखा है। ये देखकर ली समझ जाता है कि ये न्यूज़ जुंग्यो तक भी पहुंच गई होगी और वो ज़रूर उस हॉस्पिटल में जाने की तैयारी कर रही होगी। इसलिए अब ली और डॉक्टर वुन जुंग्यो के घर जाते हैं तो उन्हें बस वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें जुंग्यो ने ली को थैंक्स कहा था हर वक्त उसे बचाने के लिए। ली जब अच्छी तरह से देखता है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स भी मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर जुंग्यो उस चाकू को लेकर ही सुनवू को मारने के लिए गई होगी, जिस चाकू से सुनवू ने जुंग्यो की बहन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये बात डॉक्टर वुन भी समझ जाती है तो पार्क को जुंग्यो के गायब होने की न्यूज़ देती है, जिससे कि उसे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर वुन के साथ जुंग्यो को ढूंढने में लग जाता है। पर ली किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस से उस टनल वाले घोस्ट के पास जाता है ताकि उसे कुछ सोल्यूशन मिल सके। दूसरी तरफ रात को 1 बजे जुंग्यो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सबसे पहले वो हॉस्पिटल की फायर अलार्म बजा देती है, जिस वजह से बाकी के लोग उस हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और फिर उसे सुनवू की बॉडी भी मिल जाती है। पर जैसे वो अंदर रूम में जाती है
तो जियोन उस पर हमला कर देता है, जहाँ वो उसे बताता है जब सुनवो छोटी थी तो जियोन की वजह से सुनवो ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर खुद की जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि जियोन ने उसे ऐसी चीजें बोली थी कि उसकी डैड की मौत सुनवो की वजह से हुई है और उसे भी मर जाना चाहिए। इसीलिए सुनवो बचपन में ही आत्महत्या कर लेती है और कोमा में चली जाती है। जिस दिन ये सब कुछ 25 साल पहले हुआ था, उस दिन जुंगयो का जन्म हुआ था, यानी कि जुंगयो की बॉडी इसी तरह सुनवो की स्पिरिट के लिए परफेक्ट थी। जियोन अब यहाँ पर सुनवो को कुछ इंजेक्शन देने लग जाता है, पर वो किस तरीके से अपना हाथ खोलकर जियोन को रोक देती है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जियोन उसे रोककर पकड़ने ही वाला था कि तभी ली वहाँ पर आ जाता है, जो कि अब हर चीज को टच कर पा रहा था, इसलिए वो जियोन से लड़ाई करता है। इसी बीच जुंगयो चाकू लेकर सुनवो को मारने के लिए जाती है, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाती, ली उससे वो चाकू छीन लेता है और सुनवो को स्टैब कर देता है, जो देखकर जुंगयो बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से ली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला था। और हम देख पाते हैं कि ली की आंखें यहाँ पर पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं। ली अब उसे यहाँ से बाहर लेकर आ जाता है, पर जुंगयो अभी बहुत ज़्यादा शौक थी कि ली ने ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि सिर्फ वही थी जो कि सुनवो को मार सकती थी। जब ये लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं तो इन्हें रास्ते में डॉक्टर वुन और सांग मिलते हैं, जिसके साथ वो घर आते हैं। फिर डॉक्टर वुन पार्क को भी बता देते हैं कि जुंगयो एकदम सेफ है, और कार में डॉक्टर वुन और सांग जुंगयो को ली के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। अब अपनी बहन का बदला पूरा होने पर जुंगयो बहुत ज़्यादा रोती है, और इसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, पर अभी ली किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो अपने कमरे में अकेले बैठकर म्यूजिक सुनने लग जाता है। पर फिर भी जुंगयो से बात करना चाहती थी और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों और कैसे किया, जिस पर लियो से कहता है कि अब उसका काम खत्म हो गया तो वो इस दुनिया से चले जाना चाहता है, क्योंकि वो एक घोस्ट है और एक न एक दिन तो उसे जाना ही होगा। पर जुंगयो इस बात पर कुछ न बोलते हुए उसे चॉकलेट देती है और थैंक्स बोलती है, क्योंकि ली ने उसकी हेल्प की थी। जिसके बाद वो आराम से वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। अब यहाँ से हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ डॉक्टर सुनवो को चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं और वो लोग सुनवो को डेड भी बता देते हैं, पर तभी वो अपने बिस्तर से उठ जाती है और वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को मारकर बाहर निकल जाती है, यानी कि अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और वो जिंदा कैसे थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर जब पार्क हॉस्पिटल में क्राइम सीन पर पहुंचता है तो देखता है कि रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है, और जब वो उसे खोलता है तो वो इतनी सारी बॉडीज़ को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ से सुनवो और जियोन गायब थे। तभी वहाँ पर पार्क का सीनियर भी आता है, जिससे कि पार्क को काफ़ी डांट पड़ती है, क्योंकि सीनियर को लग रहा था कि इन सब में जुंगयो इन्वॉल्व है और पार्क ये सब जुंगयो की हेल्प करने के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर वुन ली से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो चीज़ों को कैसे छुपा रहा था, तो हम देख पाते हैं कि असल में ली डॉक्टर वुन की मॉम से बात करने के लिए गया था, और वो ली को समझाती है कि अगर उसे किसी भी चीज़ को टच करना है तो उसे अपने दिमाग की शक्ति का यूज़ करना होगा। इसलिए अब ली अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डालता है और सोचता है कि अगर वो जुंगयो को नहीं बचा पाया तो शायद सुनवो जुंगयो को मार डालेगी। यही सोचकर किसी तरह वो चीज़ों को टच करना सीख जाता है, सिर्फ अपनी दिमाग की शक्ति का यूज़ करके। लेकिन तभी डॉक्टर वुन की मॉम पर वही आदमी का घोस्ट हावी हो जाता है और वो ली पर हमला करता है, पर क्योंकि ली अब पहले से ज़्यादा पावरफुल था तो वो उस घोस्ट को नीचे गिराता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ करके बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जब जब वो अपनी पावर्स को यूज़ करेगा उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे, यानी कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। यही बात डॉक्टर वुन भी ली को बोलती है, पर ली उसे और सांग को कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि वो दोनों ही ली को नहीं सुन सकते थे। लेकिन वो डॉक्टर वुन को लिखकर बताता है कि उसने ये पावर्स उसकी मॉम से ही सीखी है और वो इसके बारे में जुंगयो को ना बताए। तभी जुंगयो भी वहाँ पर आ जाती है। तभी पार्क का सीनियर वहाँ पर पुलिस के साथ पहुंचकर जुंगयो को अरेस्ट करने के लिए आ जाता है। जब सांग उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो सीनियर बताता है कि जुंगयो की कार हॉस्पिटल के बाहर मिली और वो ज़रूर उस हॉस्पिटल में भी गई होगी जहाँ पर 4 डॉक्टर और 2 नर्सेस का कत्ल हुआ है, जो कि सुनवो के रूम में थे। ये सुनकर जुंगयो और बाकी सभी लोग काफ़ी शौक रह जाते हैं, क्योंकि सुनवो और जियोंग वहाँ से गायब थे और वो लोग मरे नहीं थे, यानी कि ली और उनका प्लान फेल हो चुका था। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं, जो कि आराम से रोड पर चल रही थी और वो एक लड़की को मारकर उसकी ड्रेस भी पहन लेती है। ली उस चाकू को अपनी बुक्स के बीच में छुपा लेता है, जिससे कि उसने सुनवो को मारा था, क्योंकि पुलिस उसे जुंगयो के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। फिर वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो क्राइम सीन को देखकर पता लगा लेता है कि सुनवो ने ही डॉक्टर्स को मारा होगा। पर जब वो वहाँ से बाहर आ रहा था तो वो पास ही के एक पेशेंट को देखता है, जिसका बेटा उस पेशेंट पर चिल्ला रहा था
कि अगर उसकी मॉम बीमार नहीं होती तो वो यहाँ पर नहीं आया होता और ना ही उसने उस औरत यानी कि सुनवू को देखा होता, क्योंकि उसने कल रात हुए कत्ल को देख लिया था और वो ये भी समझ गया था कि सुनवू अगला टारगेट उसे बनाएगी, जो सारी बातें ली किसी तरह एक फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और अपनी लॉयर को भेज देता है। पर तभी उस लड़की की आंखें अचानक से रेड हो जाती है और वो अपनी मॉम को मारने की कोशिश करता है, जिससे कि ली उसे वहाँ पर रोकता है और अपने आप ही उस लड़की की आंख ठीक हो जाती है, जो देखकर लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने थोड़ी देर के लिए पोजेस कर लिया हो। इधर लॉयर उस वीडियो को देखकर उसी रिपोर्टर को भेज देती है जिसने कि पहले भी जियोन के बारे में उस न्यूज़ को अपलोड करी थी। फिर हम सुनवू को देखते हैं जो कि एक पार्क में थी। वहाँ पर उसे जॉन मिलता है जो कि अभी भी जिंदा था और उसने सुनवू की मदद करी थी हॉस्पिटल से निकलने में। आगे हम जुंग्यो को देखते हैं जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल रूम में पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है जो जुंग्यो को बताता है कि सुनवू अब भी जिंदा है और अब उसके पास बॉडी भी है, जिसकी वजह से वो लोगों को पोजेस भी कर सकती है और उन्हें अपने हाथों से मार भी सकती है। जो सुनकर जुंगी थोड़ी सी डर जाती है और उसे सुनवू की कही हुई बात याद आती है कि सिर्फ जुंगी हुई सुनवू को मार सकती थी। ली जुंगियों को पुलिस स्टेशन से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग जानते थे कि सुनवू एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल है और वही लोग उसे ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ सुनवू एक दूसरी लड़की के घर रुकी हुई थी जिसे उसने मार डाला था और वो उस लड़की के कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम गोयल को भी देखते हैं जो कि न्यूज़ में हॉस्पिटल में हुए कत्ल के बारे में देख रहा था और जब वो जियोन और सुनवू का फेस देखता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है। चाओ से ये भी याद आता है कि उसने जियोन को जुंगियों के साथ कैफे में देखा था। जिसके बाद हम रिपोर्टर को भी देखते हैं जिसने उस लड़के को ढूंढ लिया था और ये वही लड़का था जिसने सुनवू को कत्ल करते हुए देखा था। पर जब वो रिपोर्टर उस लड़के से पूछताछ करने की कोशिश करता है तो वो लड़का पोजेस हो जाता है और रिपोर्टर से झूठ कहता है कि वो सारे कत्ल जियोन ने किए हैं। यही रिकॉर्डिंग अब लॉयर पुलिस को सुनाती है और जुंगियों को छोड़ने के लिए कहती है, जिससे कि जुंगियों पुलिस से बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि पार्क और लॉयर भी बाकी सभी के साथ अब सांग के घर पर मिलते हैं, जहाँ पर पार्क जुंगियों पर चिल्लाकर उसे चाकू के बारे में पूछता है और कहता है कि वो सब कुछ जानना चाहता है कि जुंगियों ऐसा क्यों कर रही है। जुंगियों भी उसे गुस्से में बोलती है कि वो सब कुछ जानकर भी उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए डॉक्टर वुन पार्क को बाहर लेकर चली जाती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उसे बता देता है कि असल में वो जुंगियों को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े, इसीलिए वो उसे सेव करना चाहता है। दूसरी तरफ ली और जुंगियों भी अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ पर ली जुंगियों को समझाता है कि उसने सुनवू को इसीलिए मारा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जुंगियों मर्डरर बने और पूरी ज़िंदगी उसे ये बात परेशान करती रहे, क्योंकि वो भी जुंगियों को पसंद करता था और उसे सेफ देखना चाहता था। जिनवू उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुनवू को पकड़ने में तुम्हारा साथ दूंगी और हम सभी लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। ये लोग अब वापस से इकट्ठा होते हैं और ली के कहने पर जुंगियों सब लोगों को उनका काम समझाती है कि किस तरह से उन्हें सुनवू को पहचानना है, क्योंकि अब सुनवू एक सीरियल किलर बन चुकी थी और असल में जोन नहीं बल्कि सुनवू सारे कत्ल कर रही थी। अब यहाँ पर सांग को कंट्रोल टावर का काम देती है, यानी कि अब सारे लोग उसे ही सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देंगे। जिसके बाद सांग ली को अपने कैबिन में बुलाता है। वैसे तो वो ली को देख नहीं सकता था, पर उससे वो कुछ क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि अगर ली का जवाब ना हो तो वो अलग म्यूजिक प्ले करे और अगर जवाब हाँ हो तो वो सेम म्यूजिक को चलने दे। पहला सवाल वो ली से ये पूछता है कि आखिर ली सेफ है या फिर नहीं, जिस पर ली सांग को हाँ में जवाब देता है। और फिर जब सांग उससे पूछता है कि वो उसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, तो उसका जवाब ली हाँ में देता है और उसके फेस पर ये पता लग रहा था कि वो ज़रूर सभी लोगों से कुछ छुपा रहा था। अब जैसे जैसे सारे सवाल सांग ली से पूछता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो ली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और यही चीज़ ली भी समझ जाता है और इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम जुंगियो और पार्क को देखते हैं, जहाँ जुंगियो पार्क को सुनवू की आइडेंटिटी ढूंढने का काम देती है और पूछती है कि वो उसकी हेल्प करेगा या फिर नहीं। पार्क बोलता है कि मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और क्यों, ताकि वो उसे हमेशा मुसीबत से बचा सके और उसकी हेल्प कर सके। ये सुनकर जुंगियो को भी खुशी होती है, क्योंकि पार्क भले उस पर भरोसा नहीं करता पर फिर भी वो उसकी मदद करना चाहता था। जिसके बाद पार्क भी चला जाता है और अब ली और जुंगियो सुनवू को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की थी ताकि उनका प्लान फेल ना हो। दूसरी तरफ सुनवू आराम से लोगों की भीड़ में घूम रही थी और ये बात पक्का थी कि वो अपना अगला शिकार जल्दी ही किसी को बनाने वाली थी। यहाँ पर ली और जुंगियो के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर सुनवू लोगों को मार क्यों रही है और इस तरह लोगों को मारने से उसे क्या मिलेगा। यहाँ पर उनके सामने एक और बात आती है कि सुनवू के मन के अंदर सिर्फ एक ही इमोशन था और वो था गुस्सा, यानी कि वो गुस्से के अलावा कोई भी इमोशन फील नहीं कर सकती थी। जिसके बाद हम डिटेक्टिव पार्क को देखते हैं। वो उस विक्टिम के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया होता है जिसे सुनवू ने रात को ही मारा था और वो उसकी आइडेंटिटी लेकर घूम रही थी।
जब वो वहाँ पर जाता है तो पीछे से जॉन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे किसी तरह पार्क अरेस्ट कर लेता है। और सोचने की बात ये थी कि जॉन खुद को अपने आप ही सरेंडर कर देता है और बोलता है कि सुनवू उसे बचा ही लेगी। पार्क अब ये खबर जुंगियो को देता है कि उसने जॉन को पकड़ लिया है। जुंगियो उससे पूछती है कि क्या उसे विक्टिम के घर में कुछ मिला या फिर नहीं, जिस पर वो बताता है कि उसने विक्टिम के घर से कुछ भी नहीं लिया, ना ही वहाँ पर कुछ टच किया है। इसका मतलब ये था कि सारे एविडेंसेस अब भी उस विक्टिम के घर में ही थे। इसलिए जॉन से सुनवू का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन निकल जाता है और जुंगी डॉक्टर वुन के साथ विक्टिम के घर में एविडेंस ढूंढने जाती है। इसी बीच हम गोयल को देखते हैं, जो कि किसी वजह से पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। तभी सुनवू वहाँ पर आ जाती है और उसे रोक कर कहती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो जुंगियों को मार डालेगी। ये सुनकर गोयल को उसकी टेंशन होने लग जाती है और वो सुनवू की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इधर डिटेक्टिव पार्क जॉन से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, जहाँ पहले से उसका सीनियर जॉन से बात कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और कैमरा भी बंद हो जाते हैं, जिससे कि जॉन के साथ अब रूम में सिर्फ पार्क ही था। और यहाँ पर वो पहली बार ली से बात कर पाता है, यानी कि ली उस चेयर पर बैठा हुआ था और एक पेपर पर लिखकर जॉन से ये पूछने के लिए कहता है कि सुनवू ने सबसे पहले अपना विक्टिम किसे बनाया था, यानी कि उसने सबसे पहले किसे मारा। इस सवाल के नीचे ली अपना नाम भी लिखता है, जो देखकर पार्क काफी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि जुंगियो जिस ली की बात करती रहती है वो असल में है ही नहीं, पर वो हमेशा उनके साथ था एक घोस्ट की फॉर्म में। पार्क अब ये सवाल जॉन से पूछता है, जिस पर वो बताता है कि सुनवू ने सबसे पहले उस इंसान को मारा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि सुनवू अब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने वाली है, यानी कि वो एक टेरर अटैक करने वाली थी। अब वहाँ की लाइट्स वापस से आ जाती है और पार्क के सीनियर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे पार्क को पेपर छुपा लेता है। और अब वो अपने सीनियर को भी यही केस समझाता है कि जॉन की जरूर कोई मदद कर रहा है और वो एक टेरर अटैक करने वाला है, जो सुनकर सीनियर पार्क को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी पावर्स यूज करने की वजह से ली काफी ज्यादा वीक हो जाता है और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वुन और जुंगियो पार्क का नाम लेकर किसी तरीके से विक्टिम के घर में आ जाते हैं, जहाँ अपना ईयर डिवाइस यूज करके जुंगियो एक गाना सुनती है जो कि टीवी में बज रहा था और गाने की कुछ लाइंस वो अपने हाथ पर लिख लेती है। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाती है और उनके जाते ही पार्क और उसका सीनियर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि पार्क फंसने से बच जाते हैं। फिर ये सभी लोग साथ में इकट्ठा होते हैं और जुंगियो उस गाने के बारे में ली को बताती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि असल में वो सिटी में होने वाली एक इंटरनेशनल फेयर का म्यूजिक था, यानी कि सुनवू अपना टेरर अटैक वहीं पर करने वाली थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले थे, इसलिए अब जुंगियो और बाकी सभी लोग उसे रोकने की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर हम गोयल को देखते हैं, जो कि उस फेयर के लिए ड्रिंक्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जहाँ उसे रास्ते में काफी सारे लोगों की बॉडीज नजर आती हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है, पर असल में वो ये सब कुछ सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था। अगले सीन में हम लियो और जुंगियो को देखते हैं, जो कि सीईओ से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल फेयर असल में सीईओ ही अरेंज कर रहे थे। और वो जुंगियो की बात मान भी लेते हैं, क्योंकि उसे भी सुनवू के बारे में पता था, जिस वजह से वो फेयर में अपनी टीम को लगा देते हैं ताकि सुनवू को दिखते ही वो उसे पकड़ सके। जुंगियो और सांग भी यहाँ पर मेंबरशिप बेचने के बहाने से सब पर नजर रख रहे थे। तभी सांग को एक पेपर मिलता है, जिस पर किसी बच्चे की राइटिंग में लिखा हुआ था कि अगर सांग ने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो सबको मार डालेगी। जो पढ़कर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जुंगियो को बताता है, जिससे कि जुंगियो समझ जाती है कि वो नोट सुनवू ने लिखा होगा, क्योंकि वो बचपन में ही कोमा में चली गई थी, जिसका मतलब ये था कि उसकी सिर्फ बॉडी ही ग्रो की है, ना कि माइंड। इसलिए उसकी हैंडराइटिंग अभी भी बच्चों वाली थी। अब ये लोग सुनवू को फेयर के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोयल को देखते हैं, जो कि फेयर में रखी हुई जूस बॉटल में जहर मिला देता है, और ये सब कुछ वो सुनवू के कहने पर कर रहा था। इधर ली डॉक्टर वुन से मिलता है और वो यहाँ पर उसे कल रात के बारे में बताती है, जहाँ वो अपने ग्रैंडपा की स्पिरिट से जान पाती है कि दुनिया में जितने भी घोस्ट होते हैं वो वही काम रिपीट करते रहते हैं जो कि उन्होंने मरने से ठीक पहले किया था। इसका एग्जाम्पल देते हुए वो उनको एक बच्चे की स्पिरिट से भी मिलवाते हैं, जो कि मरने से पहले हाइड एंड सीक खेल रहा था और अब मरने के बाद भी वो हमेशा हाइड एंड सीक खेलता रहता है। ये सुनकर ली को समझ आता है कि असल में सुनवू ने भी मरने से पहले अपने डैड को आत्महत्या करते हुए देखा था, और उसे हमेशा लगता था कि उसके डैड ने उसकी वजह से ही जहर खाकर अपनी जान दी है, जिस वजह से सुनवू बाकी लोगों को भी आत्महत्या करवाकर मार रही थी। और उसने अपना पहला शिकार अपने डैड को बनाया था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब लियो और डॉक्टर वुन भागकर जुंगियो के पास जाते हैं, जहाँ पर सांग भी जूस पीने की लाइन में खड़ा हुआ था। पर ली को समझ में आ जाता है कि जरूर उस जूस में कुछ खास मिला होगा, क्योंकि सब लोग उसे पीने वाले थे। इसीलिए वो जुंगियो के साथ मिलकर लोगों को जूस पीने से रोक देता है। इसी बीच हम ये भी देख पाते हैं कि कोई उस फेयर में सभी लोगों की फोटोज क्लिक कर रहा था, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वही रिपोर्टर था, और वो लॉयर से मिलकर उसे वो फोटोज दे देता है। फिर हम सांग, जुंगियो और उनको सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने से रोक दिया था, जहाँ पहली बार सांग भी ली को महसूस कर पाता है और काफी ज्यादा खुश होता है,
जुंगियो सीओ से भी कॉल पर बात करती है और वो जुंगियो और उसकी टीम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 2 बार सीईओ की मदद की, तो अगर जुंगियो को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उसे ज़रूर कॉल करे। वहाँ से निकलकर डॉक्टर वुन पार्क से मिलती है, जहाँ पार्क उसे ली के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती है कि ली मर चुका है और एक घोस्ट बन गया है जिसे सिर्फ जुंगियो ही देख सकती है। ये सुनकर पार्क को काफ़ी बुरा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लॉयर फोटोज देने के लिए जुंगियो से मिलती है। अब जैसे ही जुंगियो उन फोटोज के अंदर गोयल को देखती है तो ली को शक होता है कि शायद सुनवू का अगला विक्टिम वही है। इसीलिए वो गोयल के घर जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और अपनी गलती मान भी लेता है कि ड्रिंक्स में उसी ने जहर मिलाया था। वो ये भी बताता है कि उसने ये सब सुनवू के कहने पर किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वो उसे मार डालती। जो सुनकर अचानक से ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें वापस से लाल हो जाती हैं, जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। इसी गुस्से में वो गोयल पर हमला कर देता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से कितने लोगों की जान जा सकती थी। जब जुंगियो भी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो नहीं रुकता और गोयल को मारने ही वाला था, पर तभी जुंगियो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि ली उसकी तरफ देखता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। सीन अब सुनवू पर आता है, जो कि किसी स्ट्रीट पर घूम रही थी और वो एक कपल को रोककर उनसे मोबाइल फ़ोन मांगती है, जिससे कि वो गोयल को वीडियो कॉल करती है। पर उस कॉल को जुंगियो और ली उठाते हैं, जहाँ सुनवू उन्हें कहती है कि अगर वो गोयल की जगह होते तो वो भी वही करते जो कि गोयल ने किया। इस पर ली बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करता और दोनों को बचाता, जिसकी वजह से सुनवू उस कपल को पोजेस कर लेती है जिससे उसने मोबाइल लिया था और वो ली को बोलती है कि वो गोयल को मार डाले, वरना वो कपल ही एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये सुनते ही गोयल अपने आप को एक कटर से मारने की कोशिश करता है, पर सही वक्त पर ली उसके हाथ से कटर को छीन लेता है। ऐसा करते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आंखें कहीं और खुलती है। ये कौन सी जगह थी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।